वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री के अंदर आइसोलेशन पर गुफ्तगू करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आइसोलेशन में सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आइसोलेशन जो है ये गुड एक्सेसिबिलिटी और विजिबिलिटी और एडिकेट रूम फॉर द इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और यानी कि आपके पास जहाँ पर आप ऑपरेटिंग फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं वहाँ तक आपको एक्सेस अच्छा मिलना चाहिए, और आप जो है चीज़ को ऑपरेटिंग फील्ड के ऊपर जिस पे भी आप काम कर रहे हैं तो उसमें जो है क्या होगा, विजिबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए और आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए जो है एडिकेट स्पेस प्रोड्यूस हो। नेसेसरी फॉर इजी मैनिपुलेशन, और इजी मैनिपुलेशन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप रेस्टोरेटिव मटेरियल्स को इंसर्ट कर रहे हैं तो उनकी इंसर्शन में भी जो है ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। और ये सारे का सारा प्रोसेस जो है, गुड एसेसिबिलिटी किस तरह से आएगी, विजिबिलिटी किस तरह से आएगी, एडिकेट रूम फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन किस तरह से आएगा, या इजी मैनिपुलेशन किस तरह से हो सकती है, या फिर हम अपने रेस्टोरेटिव मटेरियल्स को किस तरह से अच्छे तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, तो ये सारे का सारा किस चीज़ के थ्रू अटेंड होगा, आइसोलेशन के थ्रू। ठीक है, अब हमारे पास कुछ आइसोलेशन के गोल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास शार्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है या वाइवा के अंदर भी पूछा जा सकता है कि आइसोलेशन के गोल्स कौन कौन से हैं। तो गोल्स में क्या होगा कि आप इससे जो है मॉइस्चर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और आपको जो है ये रिट्रैक्शन और एक्सेस प्रोवाइड करता है, और ये जो है किसी भी हार्मफुल प्रोसीजर से जो है ये प्रिवेंट करता है, आपको किसी भी किस्म का नुकसान होने से बचाता है। सेफ़ और एसेप्टिक ऑपरेटिंग फ़ील्ड आपको प्रोड्यूस करता है। ऑपरेटिंग फ़ील्ड का मतलब होता है जहाँ पर आप काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जिस जगह पर ओरल कैविटी के अंदर जिस दांत पे काम कर रहे होंगे वो आपका ऑपरेटिंग फ़ील्ड होगा। ठीक है, प्रिवेंट द एक्सीडेंटल स्वेलिंग ऑफ द रेस्टोरेटिव मटेरियल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, और जो सबसे इसका मेन काम है, ये जो एक्सीडेंटल स्वेलिंग किसी भी रेस्टोरेटिव मटेरियल या इंस्ट्रूमेंट का एक्सीडेंटल स्वेलिंग को जो है ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, ताकि वो आपके गले के अंदर जो है किसी भी किस्म की कोई, अगर आप आरसीटी परफॉर्म कर रहे हैं तो आपकी फ़ाइल जो है वो आपके गले में ना चली जाए, या उसके अलावा कोई और आप रेस्टोरेटिव मटेरियल लगा रहे हैं तो वो आपके ओरल के अंदर ना चली जाए। अब आइसोलेशन के कुछ एडवांटेजेस हैं, और एडवांटेजेस जो हैं ये हमारे पास पेशेंट रिलेटेड भी होते हैं और ऑपरेटिव रिलेटेड भी होते हैं। तो पेशेंट रिलेटेड में क्या एडवांटेज होंगे कि पेशेंट को जो है ये कंफर्टेबल होगा उसके लिए थोड़ा बहुत, और तो ये जो है प्रोटेक्ट करता है पेशेंट को फ्रॉम द स्वेलिंग और एस्पायरेटिंग फॉरेन बॉडीज़, जो मैंने पीछे आपको बताया भी है कि जो हम काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो है किसी भी हमारे पास रेस्टोरेटिव मटेरियल या इंस्ट्रूमेंट की एक्सीडेंटल स्वेलिंग से भी जो है ये पेशेंट को प्रोटेक्ट करता है, और हमारे पास जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं उनको रिट्रैक्ट करके जो है उनकी प्रोटेक्शन भी ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब ऑपरेटर रिलेटेड क्या है, तो ऑपरेटर के लिए जो है ये सबसे पहले तो ऑपरेटिव फील्ड जो होगी उसको ड्राई क्लीन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और इससे जो है इन्फेक्शन को भी कंट्रोल किया जा सकता है। ऑपरेटिव साइड पर जो है ये एक्सेसिबिलिटी को इंक्रीज़ करेगा। उसके अलावा जो रेस्टोरेटिव मटेरियल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी इम्प्रूव करेगा, और इम्प्रूव करेगा जो हमारे पास विजिबिलिटी होती है। और उसके अलावा जो माउथ मिरर जब आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो रबर डैम के प्रोसेस के थ्रू जो है उस पर लेस फॉगिंग भी होगी। ठीक है, जाती है जब पेशेंट सांस ले रहे होते हैं तो उसकी वजह से बाज़-औक़ात आपका जो माउथ मिरर होता है उसके ऊपर फॉगिंग प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो उससे भी जो है लेस फॉगिंग प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा जो है ऑपरेटर के लिए क्या आइसोलेशन के एडवांटेज हैं कि ये जो है टूथ की प्रिपरेशन को कंटामिनेट होने से बचाता है। ठीक है, अब आइसोलेशन के मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। पहले डायरेक्ट मेथड आता है, तो डायरेक्ट मेथड में हमारे पास रबर डैम आता है, कॉटन रोल्स आते हैं, सेलुलोज वेफर्स आते हैं। ठीक है, तो सेलुलोज वेफर्स की अगर हम बात करें तो ये जो है बक्कल सल्कस के अंदर जो है रखे जाते हैं ताकि जो आपकी चीक है उनको रिट्रैक्ट किया जा सके। उसके अलावा हमारे पास जो है ड्राई एंगल होते हैं, तो ड्राई एंगल मैं आपको बता देता हूँ, एक थिन एब्जॉर्बेंट सेलुलोज ट्राई एंगल है जो कि हमें जो है कॉटन रोल्स के अल्टरनेट एक ड्राई फील्ड प्रोवाइड करता है। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी ड्राई एंगल की, अ थिन एब्जॉर्बेंट सेलुलोज ट्राई एंगल दैट प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टू द कॉटन रोल्स टू प्रोवाइड अ ड्राई फील्ड। अब गाज पीस सक्शन डिवाइसेस होंगी इसमें, जंजैवल रिट्रैक्शन कॉर्ड्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, माउथ प्रॉप्स इसमें आते हैं, और माउथ मिरर आते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये इसके डायरेक्ट मेथड में। अब हम जो है रबर डैम पे बात करते हैं कि रबर डैम क्या चीज़ है और रबर डैम के अंदर कौन कौन से मटेरियल यूज़ होंगे, तो वो फर्दर हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो रबर डैम जो है आपका जो आइसोलेटिंग टीथ होगा, यानी कि जिस दांत पे आप काम करना चाहते हैं किसी एक ख़ास दांत पे या किसी 2-3 ख़ास दांतों पे,
तो उनके अंदर जो है ये इफ़ेक्टिव मीन है, ठीक है। दाँत को आइसोलेट करने का जो सबसे इफ़ेक्टिव मीन है वो कौन-सा है? रबर डैम का है और इसको जो है 1864 के अंदर एससी बैरनम ने डेवलप किया था। अब रबर डैम के हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं, वही आप इसके जो गोल्स हैं वो भी इसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके जो एडवांटेजेस हमने ऊपर पढ़े ऑपरेटर रिलेटेड और पेशेंट रिलेटेड, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एक तो ये जो है इंक्रीज़ करता है विजिबिलिटी को और एक्सेसिबिलिटी को, ड्राई फील्ड प्रोवाइड करता है, इफेक्टिवली रिट्रैक्ट्स टंग चीक्स अवे फ्रॉम द फील्ड ऑफ ऑपरेशन, सेव्स टाइम, रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ इंजरी टू द सॉफ्ट टिश्यूज़, ये जो है सॉफ्ट टिश्यूज़ को इंजरी होने से भी बचाता है। बच्चों के अंदर जो ये कामिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है। और अगर आप किसी किस्म का कोई मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो अगर उस मटेरियल का बैड टेस्ट है तो उससे भी जो है ये पेशेंट्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है और प्रिवेंट करता है किसी भी एस्पायरेशन या इंजेक्शन को डेंटल के इंस्ट्रूमेंट्स की, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में एक्सीडेंटल स्वेलिंग से आपको बचाता है, ठीक है। इसके कुछ डिसएडवांटेज ये हैं कि जब आप इसको अप्लाई कर रहे होते हैं और आप अगर नए-नए हैं या आपकी प्रॉपर टेक्नीक नहीं है तो इसमें आपका टाइम लग सकता है, ठीक है। पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन जो है वो तो डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो पेशेंट के लिए डिफ़िकल्ट किस तरह से होगा कि अगर पेशेंट से आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं या पेशेंट आपको कुछ बताना चाहता है तो ये ऊपर लगा हुआ होता है, इसकी वजह से कम्युनिकेशन में थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी आ सकती है। और अगर आप इसका इनकरेक्ट यूज़ करते हैं, अगर आप इसकी पोजीशन सही तरीके से नहीं करते तो ये जो पोर्सिलेन क्राउन होंगे या जिंजाइवल टिश्यूज़ होंगे उनको ये डैमेज कर सकता है। और अगर आपने क्लैंप्स वगैरह को अच्छे तरीके से सिक्योर नहीं किया हुआ तो फिर ये जो है या तो स्वेल्ड हो सकते हैं पेशेंट्स के मुंह के अंदर या फिर एस्पायरेटेड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। हमारे पास है कि रबर डैम के अंदर कौन कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले रबर डैम के अंदर जो है हमारे पास रबर डैम शीट आती है, रबर डैम टेम्पलेट आता है, रबर डैम पंच आते हैं, रबर डैम क्लैंप्स आते हैं, ठीक है, जिनको रिटेनर्स भी बोला जाता है। रबर डैम फोर्सेप्स आते हैं, रबर डैम फ्रेम आता है, रबर डैम नैपकिन आते हैं, वैक्स्ड डेंटल फ्लॉस आता है, सीजर्स आते हैं और लुब्रिकेंट्स आते हैं। और अब जो है हम आगे डिटेल के साथ इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है रबर डैम शीट। रबर डैम शीट है ये हमारे पास डार्क और लाइट शेड्स में भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और इन बच्चों के अंदर अगर हमने इस्तेमाल करना है तो बच्चों के लिए ये जो है फ्लेवर्ड टाइप भी होते हैं। इनकी जो है एक शाइनी सरफेस होती है और एक डल सरफेस होती है। तो इनकी जो डल सरफेस होगी वो फेस करेगी आपकी अक्लूजल साइड को, ठीक है। तो एमसीक्यूज के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे वैसे पूछा भी जा सकता है। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास है रबर डैम टेम्पलेट। तो सिंपल लफ्ज़ों में मैं आपको बता दूं कि इसमें हर दांत की जो है अपनी अपनी पोजीशन लिखी गई होती है, ठीक है। और हर दांत की पोजीशन को मार्क किया गया होता है कि आपने रबर डैम शीट के ऊपर कहाँ पर किस जगह पे किस दांत के लिए कौन सा पंच करना है, ठीक है। तो हैव पोजीशंस ऑफ टीथ मार्क्ड ऑन देम एंड आर यूज्ड टू ट्रांसफर देम टू द रबर डैम शीट फॉर द होल्स टू बी पंच्ड, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास है रबर डैम पंच। इसके थ्रू आप जो है आपकी रबर डैम जो शीट होगी उसके अंदर होल्स वगैरह क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिस दांत को आपने आइसोलेट करना है, ठीक है। ये आप पिक्चर में नज़र आ रहा होगा। तो रबर डैम फ्रेम की अगर हम बात करें तो फ्रेम जो है हमारे पास वैसे बेसिकली दो तरह के होते हैं, ठीक है। तो द रबर डैम होल्डर या रबर डैम फ्रेम suspends the borders of the rubber dam. The young holder is a U-shaped metal frame with small metal projections for securing the borders of the rubber dam. तो रबर डैम जो है हमारे पास यहाँ पे मेटल की बात की गई है। तो मेटल जो हमारे पास रबर डैम फ्रेम होगा उसके जो साइड पे कुछ स्मॉल मेटल्स प्रोजेक्शन उभार होते हैं जिनके साथ आपका जो रबर डैम होता है उनके बॉर्डर को क्या किया जाता है, सिक्योर किया जाता है। अब रबर डैम रिटेनर क्या है हमारे पास। तो रिटेनर की अगर हम बात करें, द रबर डैम रिटेनर कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोंग्स। रबर डैम रिटेनर जो है ये 4 प्रोंग्स पर मुश्तमिल होता है और साथ इसके 2 जाज होते हैं जो कि एक बॉ की मदद से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। द रिटेनर इज़ यूज्ड। अब ये जो रिटेनर है या जो क्लैंप है ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो हमारा डैम है उसको एंकर किया जा सके टू द मोस्ट पोस्टीरियर टूथ टू बी आइसोलेटेड, ठीक है। रिटेनर्स आर आल्सो यूज्ड टू रिट्रैक्ट जंजाइवल टिश्यूज़, जिस तरह से पिक्चर में हमारे पास है, ठीक है। ये हमारे पास 4 प्रॉन्ग्स हैं, ठीक है, और 2 जाज हैं और ये सारे के सारे एक बॉ की मदद से जो है क्या किए हुए कनेक्टेड किए हुए हैं और इन दोनों के दरमियान
होल भी हैं, ठीक है, 2 होल हैं जिनके अंदर आप जो रबर डैम फोर्सेप होता है उनको प्लेस करके इनको रिमूव भी कर सकते हैं और इनको प्लेस भी कर। अब हमारे पास जो है एक टेबल है जिसमें रिटेनर और उसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, यानी कि रिटेनर्स तकरीबन हमारे पास 6 टाइप्स हैं इसकी, और उनका आगे काम क्या है और किस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कहाँ-कहाँ पर कौन-सा एरिया है, तो वो हम पढ़ते हैं। जो हमारे पास रिटेनर में सबसे पहले नंबर पे है W56, तो ये जो है मोस्ट मोलर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। W7 और W8 इनके अंदर जो है डिफरेंस कुछ इस तरह से रखें कि 7 8 से कम है तो 7 जो है ये लोअर के लिए होगा, लोअर मोलर के लिए, मैंडिबुलर मोलर के लिए होगा, और 8 जो है 7 से बड़ा है तो ये मैक्सिलरी होगा, तो ये जो है मैक्सिलरी मोलर्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो 7 जो है मैंडिबुलर मोलर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, और 8 जो है ये मैक्सिलरी मोलर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। W4 जो है ये आपके पास मोस्ट प्रीमोलर्स एंकर टूथ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और W2 जो है ये स्मॉल यानी कि 4 के मुकाबले में स्मॉल है तो ये स्मॉल प्रीमोलर्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब आपकी जो याद रखने वाली चीज़ है वो W27 है। तो ये किस तरह से होगा कि ये जो है टर्मिनल मैंडिबुलर एंकर टूथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, और ऐसे टर्मिनल मैंडिबुलर मोलर एंकर टूथ जिनके अंदर प्रिपरेशन जो है वो डिस्टल सरफेस में इन्वॉल्व हो रही हो, ठीक है। अब ये हमारे पास कुछ कलर कोडेड विंग्ड और विंगलेस क्लैंप्स वगैरह या रिटेनर्स वगैरह हैं, ठीक है। अब है डेंटल फ्लॉस। डेंटल फ्लॉस की अगर हम बात करें तो इसका एक ही काम होता है कि आपने जो है जब आपने एक एप्रोप्रिएट क्लैंप वगैरह का सिलेक्शन कर लिया है तो फिर आप जो है तकरीबन 12 इंचेस का, ठीक है, एक डेंटल फ्लॉस पीस लेंगे, और इसके साथ जो है आपने जो है क्लैंप का जो बो होगा, जो आपका क्लैंप का बो होगा उसके साथ आपने इस डेंटल फ्लॉस को क्या करना है, बांध देना है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप काम करते वक़्त अगर आपका अगर ये जो क्लैंप है ये डिसलॉक्ड हो जाता है टूथ सरफेस से, और ये जो है पोस्टीरियर फ्रेंजल एरिया के अंदर फ़ॉल करता है, तो इसके थ्रू आप जो है इस धागे की मदद से उसको वापस खींच सकते हैं, ठीक है। आफ्टर सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट क्लैंप, प्लेस अ 12 इंच पीस ऑफ डेंटल फ्लॉस। अब आपने 12 इंच पीस ऑफ डेंटल फ्लॉस किसके ऊपर प्लेस करना है, ऑन द बो ऑफ द क्लैंप, क्लैंप का जो बो होगा, ठीक है। टू एड, वो किस चीज़ के अंदर उसको हेल्प करेगा, इन द रिट्राइवल ऑफ द क्लैंप, क्लैंप की रिट्राइवल के लिए। इफ़ इट इज़ डिसलॉक्ड, अगर ये जो अपनी जगह से हट जाता है फ्रॉम द टूथ, अगर ये आपके दांत की सरफेस जो हट जाता है और ये किस में फॉल हो जाता है, पोस्टीरियर फ्रेंजल एरिया के अंदर, ठीक है। पास है फ्रेम। तो फ्रेम हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास होता है प्लास्टिक फ्रेम और एक हमारे पास होता है मेटल फ्रेम। प्लास्टिक फ्रेम का जो नेम है वो है नाइगार्ड ऑस्टबे फ्रेम। तो काम है, ये यू शेप फ्रेम होता है जो प्लास्टिक का बना होता है, और इसकी क्योंकि प्लास्टिक की शेप है तो ये डैम के ऊपर जो है लेस टेंशन प्रोवाइड करता है, जिस तरह आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा। ईज़ियर टू यूज़ है, और इसके लिए जो है जब आप रेडियोग्राफ्स ले रहे होंगे एब्जॉर्बेंट नैपकिन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, स्टैंड्स अवे फ्रॉम द फेस, ठीक है। मेटल फ्रेम की अगर हम बात करें तो मेटल फ्रेम जो है इसका सेकंड नेम यंग फ्रेम है। ये यू शेप्ड मेटल फ्रेम है जिसके साथ जो है स्मॉल मेटल प्रोजेक्शंस होती हैं, और ये जो है रबर डैम के बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब हमारे पास है रबर डैम क्लैंप फोरसेप्स। हमारे पास जो है रबर डैम फोरसेप्स हैं, तो इनका क्या काम होता है, ये जो है फोरसेप्स जो हमारे पास रिटेनर है या जो क्लैंप है हमारे पास, उनको क्या करने के लिए इस्तेमाल होता है, उनको रिमूव करने के लिए या फिर उनकी प्लेसमेंट के लिए जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लुब्रिकेंट्स, before positioning the dam, lubricate the inner surface well with Vaseline or soap so that sheet will slide better over the contours of the teeth, more easily overcome the contact areas and closely tightly around the cervix. रबर डैम के लिए 3 टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं, और फर्स्ट टेक्निक जो है इसमें डैम फर्स्ट रखा जाता है, दूसरी टेक्निक जो है इसमें क्लैंप फर्स्ट रखा जाता है, और तीसरी में क्या होता है कि डैम्प और क्लैंप को दोनों इकट्ठे रखा जाता है, ठीक है। तो आगे पिक्चर में हम देख लेते हैं कि डैम फर्स्ट, सबसे पहले हम डैम वगैरह को रखेंगे, और इस तरह से पिक्चर नजर आ रही है। द डेंटिस्ट पोजीशंस टू द क्लैंप, क्लैंप और डेंटिस्ट की पोजीशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। असिस्टेंट के साथ इसकी पोजीशन किस तरह से होनी चाहिए, और ये कुछ पिक्चर्स हैं। अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो यंग फ्रेम होता है या मेटल फ्रेम होता है ये किस के लिए पोजीशन किया जाता है, क्यों इसको पोजीशन किया जाता है, ताकि आपकी डैम की टेंशन प्रोड्यूस हो सके, आपके डैम के अंदर क्या हो, टेंशन प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। अब हमारे पास डैम को रिमूव करने के 6 स्टेप्स हैं, उनमें सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या होगा, सबसे पहले आपने सेप्टा को जो है क्या करना होगा, कट करना होगा, जिसके अंदर नज़र आ रहा है। स्ट्रेच द डैम फेशियली, आपने फेशियली डैम को स्ट्रेच करना होगा। फिर आपने जो सेप्टल रबर है इसको जंजाइवल टिश्यूज़ और टूथ से क्या करना होगा, पुल अवे करना होगा। और प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग टिश्यूज़,
जो आपके पास अंडरलाइंग टिश्यू है उनको आपने किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, आपने सेप्टम के बीनीथ जो है फिंगर टिप को रखकर, ठीक है। 2 के अंदर आपने क्या करना होगा, अब आपने रिटेनर को रिमूव करना है, किस तरह से, रिटेनर फोर्सेप का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो स्टेप 3 क्या है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2 करने के बाद अब आपने क्या करना है कि डैम को रिमूव करना है। तो किस तरह से आप डैम को रिमूव करेंगे, आफ्टर द रिटेनर इज रिमूव्ड, जब आपने रिटेनर को रिमूव कर दिया, रिलीज द डैम फ्रॉम द एंटीरियर एंकर टूथ एंड रिमूव द डैम एंड फ्रेम सिमल्टेनियसली। तो फिर आपने क्या करना है, डैम को और फ्रेम को सिमल्टेनियसली रिमूव करना होगा टूथ की सरफेस से, ठीक है। स्टेप 4 क्या है, आपने तो जैसे ही आपने डैम को रिमूव किया उसके बाद आपने क्या करना है, पेशेंट्स की लिप को जो है, पेशेंट्स की लिप को नैपकिन के साथ इमीडिएटली आपने वाइप करना है आफ्टर द डैम एंड फ्रेम्स आर रिमूव्ड, प्रिवेंट्स द स्लाइवा फ्रॉम गेटिंग ऑन टू द पेशेंट्स फेस, ठीक है। प्रिवेंट्स स्लाइवा फ्रॉम गेटिंग ऑन टू द पेशेंट्स फेस। स्टेप 5 में हमारे पास क्या होगा, रिंजिंग द माउथ एंड मसाजिंग द टिश्यूज, रिंस द टीथ एंड द हाई वॉल्यूम एविक्यूएटर। अपने दांतों को क्या करना होगा, रिंस करना होगा, और उसके बाद वो दांत जिसके ऊपर आपने काम किया है तो उसके इर्द गिर्द के जो टिश्यूज़ होंगे उनको जो है मसाज करना होगा ताकि उनके अंदर सर्कुलेशन को इन्हेंस किया जा सके। स्टेप 6 है, स्टेप 6 में क्या होगा, हमने जो है डैम को एग्जामिन करना है। अब किस तरह से, जब आपने रिमूव कर दिया है तो अब आप डैम को देखें अच्छे तरीके से कि कहीं इस डैम का टुकड़ा आपके दांतों के दरमियान या दांतों के इर्द गिर्द किसी टिश्यूज़ के अंदर जो है रह तो नहीं गया। इससे मसला ये होता है कि बाद में बच जाने वाले जो रेमनेंट्स वगैरह होते हैं उनकी वजह से जिंजाइवल इन्फ्लेमेशन काज होती है, ठीक है। स्टीरिलाइजेशन, तो इम्पॉर्टेंट टू रिमूव एक्सेस restorative material from the clamp before sterilization as it may damage the clamp। स्टीरिलाइजेशन में ऑटोक्लेव का जो टाइम होता है वो 15 मिनट तक का होता है अगर आप उसको 130 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टीरिलाइज कर रहे हैं। अब हमारे पास है टाइप 1 रिएक्शन, ठीक है। तो टाइप 1 रिएक्शन क्या है, अपेयर टू बी काज्ड बाय द प्रोटीन फाउंड इन द नेचुरल रबर लैटेक्स। जो हमारे पास नेचुरल रबर लैटेक्स में प्रोटीन मौजूद होती है उसकी वजह से ये अपेयर हो सकता है, और जनरली टेक्स पेस विद इन सेकेंड्स टू मिनट्स आफ्टर द एक्सपोयर। यानी कि पेशेंट जिनको इसके साथ एलर्जी होगी तो जैसे ही पेशेंट का इनके साथ एक्सपोयर होगा, इनका कंटेक्ट होगा, तो जो रिएक्शन होगा वो सेकेंड से मिनट के अंदर अंदर जो है वो क्या करेगा, टेक स्पेस करेगा। कैन काज लाइफ थ्रेटनिंग एनाफ्लेक्सिस, ये जो है लाइफ थ्रेटनिंग एनाफ्लेक्सिस काज कर सकता है। एनाफ्लेक्सिस जो है ये एलर्जी की एक टाइप है जो सेवियर काज करती है। इसमें आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो हो सकता है, कार्डियक रिदमिया हो सकता है, यानी कि आपकी जो दिल की धड़कन होगी वो इरेगुलर हो जाएगी, और इसमें ब्रीदिंग के अंदर डिफ़िकल्टी प्रोड्यूस हो सकती है और हत्ता कि डेथ भी हो सकती है। तो टाइप 1 रिएक्शन के सिम्टम्स, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सिम्टम्स पूछी जा सकती हैं कि टाइप 1 रिएक्शन के सिम्टम्स क्या हैं। तो इसमें जो है वेजिंग आता है, रनिंग नोज़ है, इची आइज़ है, ठीक है, टिंगिंग ऑफ द लिप्स है, स्वेलिंग ऑफ आईलिड्स है, लाइट हेडेडनेस है, और डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग है।